बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा एसएलओबीएस टॉपिक 1.5 अनसर्टिनिटीज़। अनसर्टिनिटीज़ क्या है और उसको हम मेजरमेंट्स में कैसे कैलकुलेट करेंगे और उसके हमारे पास फाइनल रिज़ल्ट्स कैसे बनेंगे, ये टॉपिक आज हम काफ़ी डिटेल से देखेंगे। और ये आज के इस चैप्टर नंबर 1 का हमारा लास्ट टॉपिक हो जाएगा। स्टूडेंट, अनसर्टिनिटी के बारे में हम कहते हैं कि अनसर्टिनिटी इज़ द रेंज ऑफ पॉसिबल वैल्यूज़ within which the true value of the measurements lies। ये हमारे पास एक रेंज होती है जहाँ पर हमारे पास कोई रिज़ल्ट आ जाता है और इसको हम कैलकुलेट करते हैं। स्टूडेंट, ये एक रेंज है। अनसर्टिनिटी इज़ द रेंज ऑफ पॉसिबल वैल्यूज़। ये पॉसिबल वैल्यू की एक रेंज है विद इन विच द ट्रू वैल्यूज़ ऑफ द मेजरमेंट लाइज। कि ट्रू वैल्यूज़ जो है, किसी भी मेजरमेंट की ट्रू वैल्यू किस किस रेंज में आ सकती हैं, ये हमारे पास अनसर्टिनिटी है। स्टूडेंट, अनसर्टिनिटी को हम काफ़ी डिटेल से देखेंगे। उससे पहले हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा एरर्स के हवाले से कि एरर क्या चीज़ है और एरर के कॉजेज़ क्या हो सकते हैं और पॉसिबल एरर्स हमारे पास कौन कौन सी हो सकती हैं। स्टूडेंट, एरर इज़ द डिफरेंस between observed वैल्यू, या हम ये भी कहते हैं measured वैल्यूज़। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन observed वैल्यूज़ एंड ट्रू वैल्यूज़ और observed वैल्यूज़ के दरमियान जो डिफरेंस आता है उसको हम कहते हैं एरर। और स्टूडेंट, एरर हमारे पास इसके कुछ कॉजेज़ आते हैं कि एरर हमारे पास क्यों होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट में। तो कॉजेज़ ऑफ एरर्स जो हैं वो हमारे पास 2-3 मेन कॉजेज़ आ जाती हैं। उसमें सबसे पहले जो हमारे पास एक कॉज आता है, कॉज ऑफ एरर, वो हमारे पास है नेग्लिजेंस। यानी हम किसी एक्सपेरिमेंट में नेग्लिजेंस कर रहे हैं, हम किसी वैल्यू को या किसी रिज़ल्ट को या किसी पॉइंट के बाद उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, या इन एक्सपीरियंस ऑफ ए पर्सन, एक आदमी है उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है उस इंस्ट्रूमेंट के हवाले से, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास गलती होगी रिज़ल्ट में, कैलकुलेशन में एरर्स आएंगे। एक हमारे पास एक जो रीज़न है वो ये है नेग्लिजेंस या इनएक्सपीरियंस ऑफ ए पर्सन। दूसरा जो एक मेन कॉज है वो ये है कि यूजिंग ए फॉल्टी ऑपरेटस। आप एक ऐसा ऑपरेटस इस्तेमाल कर रहे हैं जो ऑपरेटस आपके पास फॉल्टी है, जिसमें कोई ना कोई ज़ीरो एरर है या कोई पुअर कैलिब्रेशन है, जिसमें से आपको रिज़ल्ट जो है वो नज़र नहीं आते या रिज़ल्ट आप कैलकुलेट नहीं कर पाते किसी भी इंस्ट्रूमेंट की वजह से, तो उसको हम कहते हैं कि एरर्स आ जाएंगे इसमें। और तीसरी जो मेन कॉज है एरर की वो हमारे पास है इनएप्रोप्रिएट मेथड या टेक्निक। आप जो मेथड यूज़ कर रहे हैं या जिस टेक्निक से आप एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना चाहते हैं, वो टेक्निक या वो आपके पास जो मेथड है वो इनएप्रोप्रिएट है, वो ठीक नहीं है, उस तरीके से परफॉर्म नहीं करना था। ये 3 मेन कॉजेज़ हैं जो आपके पास एरर की वजह बनती हैं। नेग्लिजेंस, इनएक्सपीरियंस ऑफ ए पर्सन, यूजिंग फॉल्टी apparatus, inappropriate method या technique. So these are the 3 main causes of errors.
स्टूडेंट अगर हम एरर्स के टाइप्स देखते हैं तो टाइप्स ऑफ एरर्स, एरर किस किस्म के होते हैं और कितने होते हैं, तो हम कहते हैं कि एरर्स आर ऑफ 3 टाइप्स, 3 किस्म के एरर्स जो है वो हमारे पास अकर होते हैं या हमारे पास आते हैं। उसमें स्टूडेंट नंबर 1 हमारे पास है जी पर्सनल एरर। अब ये नाम बता रहा पर्सनल एरर, ये जो एक्सपेरिमेंटर है, जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, ये उसकी वजह से आ सकता है। दूसरा आपके पास स्टूडेंट सिस्टमेटिक एरर है, नाम बता रहा सिस्टम का मसला हो सकता है, ऑपरेटर्स का मसला हो सकता है, इसको हम कहते हैं सिस्टमेटिक एरर। और तीसरा स्टूडेंट हमारे पास जो टाइप्स ऑफ एरर में आ रहा वो हमारे पास है रैंडम एरर। रैंडम एरर हमारे पास अननोन कॉजेज़ की वजह से आता है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप्स के एरर हैं, पर्सनल एरर, सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर। सो दीज आर द 3 मेन टाइप्स ऑफ एरर। अब हम आते हैं स्टूडेंट मेन टॉपिक की तरफ, जिसको हम कहते हैं अनसर्टिनिटी। अनसर्टिनिटी को हमने डिफ़ाइन किया था रेंज ऑफ पॉसिबल वैल्यूज़ विद इन विच द ट्रू वैल्यूज़ ऑफ ए मेजरमेंट लाइज। स्टूडेंट फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक मेजरमेंट है, सपोज़ हमारे पास एक मेजरमेंट है। अब हम अनसर्टिनिटी को काफ़ी डिटेल के साथ देखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक मेजरमेंट है 3.06 प्लस माइनस 0.02 मिलीमीटर। इस रिज़ल्ट में अगर आप देखते हैं तो इसमें आपके पास जो रेंज आती है, जो आपके पास एक्चुअल वैल्यू की रेंज आती है, वो कुछ इस तरह हम देखेंगे कि एक तो हमारे पास इसकी जो लोअर वैल्यू आएगी वो 3.04 आएगी। अगर हम 0.02 माइनस करेंगे तो एक तो हमारे पास रिज़ल्ट ये आएगा। अगर हम इसको प्लस करेंगे 3.06 में तो हमारे पास एक रिज़ल्ट आएगा 0.08 मिलीमीटर। सो स्टूडेंट ये हमारे पास एक पॉसिबल रेंज है कि इस रेंज में यहाँ लोअर वैल्यू और ये हायर वैल्यू, इस रेंज में हमारे पास ये रिज़ल्ट जो है वो आया हुआ है और इसको हम कहते हैं कि ये अब अनसर्टिनिटी है। तो ये अनसर्टिनिटी हमारे पास एक क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ वेरिएबिलिटी एंड डेटा। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि अनसर्टिनिटी इज़ द quantitative uncertainty is the quantitative measurement of variability कि ये कितने वेरिएबल्स तक ये रिज़ल्ट आ सकता है। वेरिएबिलिटी इन दी डेटा, ये डेटा कितना वेरिएबल हो सकता है। तो अनसर्टिनिटी आपके पास स्टूडेंट एक क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स हैं, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ वेरिएबिलिटी एंड द डेटा, कि डेटा के अंदर कितनी आपके पास वेरिएशन आ सकती हैं। तो ये आपके पास अनसर्टिनिटी कहलाती हैं। जैसे ऊपर डायग्राम उसमें एग्जांपल में आप लोगों ने देख लिया कि आपके पास इस एग्जांपल में कहाँ मिनिमम रेंज है और कहाँ मैक्सिमम रेंज है। स्टूडेंट जितनी भी हमारे पास अब मेजरमेंट्स आती हैं फ़िज़िक्स में, वो सारे के सारे अप टू सम लिमिट अनसर्टन होते हैं। और दूसरी बात यह है कि अभी हमने अनसर्टिनिटी के हवाले से रेंज की बात कर ली। अगर आपको स्टूडेंट याद हो, इससे पिछले लेक्चर में हमने ये बात डिस्कस की है कि एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी जो होती है वो लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक ग्लास स्लैब को मेजर कर रहे हैं। हमारे पास एक ग्लास स्लैब है, एक ग्लास स्लैब जो आपके पास फ़िज़िक्स लैब में अवेलेबल होता है। ये आपके पास एक ग्लास स्लैब है। स्टूडेंट हम इस ग्लास स्लैब में लेंथ को मेजर कर रहे हैं इसकी, और ये लेंथ हम किसी भी मीटर रॉड से कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इस ग्लास स्लैब का जो मेरे पास लेंथ आया है, मैं कहता हूँ कि ये लेंथ फॉर एग्ज़ाम्पल 37.5 सेंटीमीटर, ये इसकी लेंथ की वैल्यू हमारे पास आ गई है। लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रॉड, जिससे आप उसको मेजर कर रहे हैं, उस इंस्ट्रूमेंट का ज़ाहिर कोई ना कोई लीस्ट काउंट है। मैं कहता हूँ कि लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रॉड 1 मिलीमीटर है, या फिर उसको हम लिखेंगे 0.1 सेंटीमीटर है। ये इसका लीस्ट काउंट है।
सो एब्सोलूट अनसर्टेनिटी जो हम लिखेंगे इस मेजरमेंट में, इस रिज़ल्ट में, वो हम लिखेंगे विद, यानी एब्सोलूट अनसर्टेनिटी कैन बी रिटन एज, एब्सोलूट अनसर्टेनिटी हम अब लिखेंगे प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, या फिर हम इसको लिख सकते हैं फर्दर, दैट इज़ प्लस माइनस 0.05 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट मैंने इसको हाफ़ कर लिया, 0.1 का हाफ 0.05 है। ये ईच एंड के ऊपर डेवलप हो रहा, यानी राइट साइड के ऊपर भी और लेफ़्ट साइड के ऊपर भी दो रेंज हमने स्पेसिफाई करने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक एंड आपके पास इसका आ जाता है 20.5 सेंटीमीटर पे। मैं अगर यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल स्केल रख देता हूँ, तो स्केल मैं इस स्लैब के ऊपर ऐसे स्केल रख देता हूँ। एक एंड मेरे पास आ जाता है 20.5 सेंटीमीटर पे, और दूसरा एंड इस ग्लास स्लैब का मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल 58.0 सेंटीमीटर पर आ जाता है। तो स्टूडेंट मैं अब क्या करूँगा, मैं इसके अनसर्टिनिटी के साथ इसके रिज़ल्ट को लिखूँगा 58.0 प्लस माइनस 0.05 सेंटीमीटर माइनस, यानी फाइनल रिज़ल्ट माइनस इनिशियल वैल्यू 20.5 प्लस माइनस 0.05। तो स्टूडेंट मैं इसके रिज़ल्ट को लिखूँगा 37.5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। तो ये इसमें हमने दोनों रेंज इन्वॉल्व कर दिए। मींस के इसका जो लेंथ है वो आपके पास, अगर इस रिज़ल्ट को हम देखेंगे तो इसमें हमारे पास दो वैल्यूज़ पॉसिबल आ सकती हैं। एक, जब मैं 0.1 इसमें से सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 37.4 सेंटीमीटर, और एक जब मैं इसमें ये ऐड करूँगा तो 37.6 सेंटीमीटर। तो ये स्टूडेंट हमारे पास पॉसिबल रेंज आ जाती है मिनिमम टू मैक्सिमम। सो इसको हम कहते हैं अनसर्टिनिटी। अनसर्टिनिटी स्टूडेंट हमारे पास इक्वल होती हैं टू द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ कर रहे हैं उसकी लीस्ट काउंट के अकॉर्डिंग हमारे पास अनसर्टिनिटी आती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट था 0.1। सो ये जो अनसर्टिनिटी आई है वो आपके पास इस लीस्ट काउंट के अकॉर्डिंग आई है। इसी तरीके से अगर हम इसी रिज़ल्ट में एक्यूरेसी ढूंढना चाहते हैं कि रिज़ल्ट कितना एक्यूरेट है और कितना एक्यूरेट नहीं है, तो हम कैलकुलेट करेंगे फ्रैक्शनल अनसर्टिनिटी। फ्रैक्शनल अनसर्टिनिटी हम कैलकुलेट करेंगे। स्टूडेंट फ्रैक्शनल अनसर्टिनिटी हमारे पास लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू, जो आपके पास रिज़ल्ट आपने कैलकुलेट किया है उसको डिवाइड कर देंगे लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट के। तो स्टूडेंट अगर मैं इसको लिखूँगा तो लीस्ट काउंट अभी मेरे पास प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर आया हुआ, और जो रिकॉर्डेड वैल्यू है वो 37.5 मेरे पास उसका रिज़ल्ट आया हुआ है। तो इसके रिज़ल्ट को फाइनली लिखा जाएगा प्लस माइनस 0.003। सो इसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल अनसर्टिनिटी, या हम कहेंगे एक्यूरेसी ऑफ दी मेजरमेंट। और इसको आप परसेंटेज अनसर्टिनिटी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर स्टूडेंट आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आएगा परसेंट अनसर्टिनिटी। परसेंटेज अनसर्टिनिटी आपके पास आएगा यही रिज़ल्ट, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100%। तो आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा वो आपके पास आएगा परसेंटेज अनसर्टिनिटी का। स्टूडेंट स्मॉलर द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रैक्शनल अनसर्टिनिटी, जितना ये रिज़ल्ट आपके पास स्मॉलर होगा, स्मॉलर द रिज़ल्ट फ्रैक्शनल अनसर्टिनिटी का, जितना ये रिज़ल्ट आपके पास स्मॉलर होगा स्टूडेंट, ग्रेटर विल बी द एक्यूरेसी, ग्रेटर विल बी द एक्यूरेसी। तो ये स्टूडेंट आपके पास फ्रैक्शनल अनसर्टिनिटी और परसेंटेज अनसर्टिनिटी आप किस तरह डिस्कस करते हैं, उसके रेंज कैसे स्पेसिफाई करते हैं, लीस्ट काउंट उसमें आपको कितना हेल्प आउट करता है, ये आपके पास इस तरीके से ये टॉपिक आज आपके पास आ जाता है। टॉपिक 1.5 जिसको हम कहते हैं अनसर्टिनिटीज़। इसको आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कि हम अब अपने फाइनल रिजल्ट्स में कैलकुलेशन कैसे करेंगे। अल्लाह हाफिज़।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा SLOBS टॉपिक 1.5.1 रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग अनसर्टिनिटीज़ इन द फाइनल रिज़ल्ट। अब स्टूडेंट, इससे पिछले लेक्चर में हमने काफ़ी डिटेल के साथ एब्सोलूट अनसर्टिनिटी और फ्रैक्शनल अनसर्टिनिटी को देखा था। इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि जब हम कैलकुलेशन करेंगे अपनी फ़ाइनल रिज़ल्ट्स की, तो हम उसमें से अनसर्टिनिटीज़ को कैसे देखेंगे। हमारे पास अनसर्टिनिटी परसेंटेज भी होती है, अनसर्टिनिटी एब्सोलूट भी होती हैं। हमें इसको बड़े एहतियात के साथ देखना है हर केस के अंदर कि हम परसेंटेज अनसर्टिनिटी की बात कर रहे हैं या हम एब्सोलूट अनसर्टिनिटी की बात कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट, हमारे पास एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है और उस फ़िज़िकल क्वांटिटी में हमारे पास अनसर्टिनिटी भी है। एक फ़िज़िकल क्वांटिटी को हम कहते हैं x और एक को हम कहते हैं y। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जो है वो हमारे पास दो हैं, x, लेकिन इसके साथ जो अनसर्टिनिटी है वो डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा x, और दूसरी जो फ़िज़िकल क्वांटिटी है वो y प्लस माइनस डेल्टा y। इसमें से हमें जो रिज़ल्ट ऑब्टेन करना है, जिस रिज़ल्ट को हम देखेंगे कि उसमें हमने अनसर्टिनिटी कैसी देखनी है, उसको हम z से रिप्रेजेंट करेंगे, z से रिप्रेजेंट करेंगे। अब स्टूडेंट, हम इन दोनों फिज़िकल क्वांटिटीज़ के लिए, x के लिए भी और y के लिए भी डिफरेंट सिचुएशन देखेंगे। मैं अगर बात करता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की, तो स्टूडेंट इसको हम कहते हैं रूल्स फॉर सम। मीन्स अगर आपने डेटा को प्लस करना है, सम करना है, एंड डिफरेंस, और अगर आपने डेटा को जो है वो डिफरेंस करना है, उस डेटा का आपने उसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो रूल्स फॉर सम एंड डिफरेंस, इसको हम कैसे देखेंगे और ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हमारे पास एक टास्क है इस वक्त और इसको हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपने डेटा को ऐड कर रहा हूँ, तो एडिशन के केस में मैं यहाँ लिख देता हूँ, in case of addition, in case of addition means कि मैं अपना डेटा ऐड कर रहा हूँ, दी एब्सोलूट अनसर्टिनिटीज़, जो प्लस माइनस वाली वैल्यूज़ हैं उसके साथ, द एब्सोलूट अनसर्टिनिटीज़, जो हमारे पास एब्सोलूट अनसर्टिनिटीज़ होती हैं, आर टू बी एडेड, इसको हम ऐड करेंगे, आर टू बी एडेड। एब्सोलूट अनसर्टिनिटीज़ को स्टूडेंट हम ऐड करेंगे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक वैल्यू गिवन है, x इज़ इक्वल टू 24.0 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, और दूसरी वैल्यू गिवन है y इज़ इक्वल टू 30.0 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। ये हमारे पास दो वैल्यूज़ गिवन है, x 24 प्लस माइनस 0.1 और y जो है वो 30 प्लस माइनस 0.1। अब इसको हमने ऐड करना है, तो इन केस ऑफ एडिशन जब मैं इस डेटा को ऐड करूँगा तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा, z इज़ इक्वल टू x प्लस y प्लस माइनस डेल्टा x प्लस डेल्टा y। मीन्स के स्टूडेंट, हमने जैसे कहा है कि एब्सोलूट अनसर्टिनिटीज़ आर टू बी एडेड, हम इसके साथ जो एब्सोलूट अनसर्टिनिटी है उसको हम ऐड करेंगे। जब हम इसको ऐड करेंगे तो फाइनल रिज़ल्ट हमारे पास जो है वो बन जाएगा, कुछ ऐसे बन जाएगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल 30.0 प्लस 24.0, ये आपके पास डेटा है, प्लस माइनस अनसर्टिनिटी को ऐड किया जाएगा 0.1 और 0.1, और ज़ाहिर है सारा रिज़ल्ट ओवरऑल में है, लेंथ का है। तो स्टूडेंट z इज़ नाउ टू बी रिटन एज 54.0 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। ये स्टूडेंट हमने एडिशन के केस में परसेंटेज अनसर्टिनिटी को ऐड करना है। तो ये हमारे पास एडिशन के केस में हुआ कि अगर हम डेटा को ऐड करेंगे तो हम परसेंटेज अनसर्टिनिटी को भी ऐड करेंगे। इसी तरीके से स्टूडेंट, इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन, अगर हम डेटा को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं
या डिफरेंस ले रहे हैं डेटा का, तो इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन सेम फिनोमेना है कि इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन दी एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी आर टू बी एडेड। वही जो हमने एडिशन के केस में किया, एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटीज़ आर टू बी एडेड, हम इस केस में भी एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्शन के केस में भी ऐड करेंगे। हम स्टूडेंट यही डेटा जो है वो सपोज़ कर लेते हैं, ये जो हमारे पास डेटा आया हुआ है, इसमें अगर हम देखेंगे स्टूडेंट हमारे पास z इज़ इक्वल टू, नाउ हम इसको करते हैं जी y माइनस एक्स या फाइनल माइनस इनिशियल जो भी है, प्लस माइनस डेल्टा x प्लस डेल्टा y। स्टूडेंट हम एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटीज़ को सब्ट्रैक्शन के केस में भी ऐड करेंगे। अगर हम डेटा माइनस कर रहे हैं तो भी हम रिज़ल्ट को ऐड करेंगे। तो स्टूडेंट इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लिखेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल 30.0 माइनस 24.0 प्लस माइनस 0.1 प्लस 0.1, यानी जो डेल्टा x है उसको और जो डेल्टा y है उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो इस केस में भी हम रिज़ल्ट को ऐड करेंगे, मर्जी हम डेटा को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब हमारे पास रिज़ल्ट बनने जाएगा स्टूडेंट z इज़ इक्वल टू 6.0 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। यानी हमने अगर डेटा को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, उसके साथ जो अनसर्टिनिटीज़ आती हैं उनको हम दोनों केसेस में ऐड करेंगे। सो दिस वाज द फर्स्ट रूल, दिस वाज द फर्स्ट केस। अब स्टूडेंट अगर हम डेटा को लेके चलते हैं मल्टीप्लिकेशन में, तो सेकंड केस हमारे पास आएगा बी, यानी हम रूल्स फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, यानी हम डेटा को अब मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं, तो हम इस केस में क्या करेंगे, रूल्स फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। स्टूडेंट इन बोथ दीज केसेस, इन दोनों केसेस में, इन बोथ दीज केसेस दी परसेंटेज अनसर्टिनिटीज़ आर टू बी एडेड। यानी सिंपल अनसर्टिनिटी नहीं, परसेंटेज अनसर्टिनिटी, हम परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे और उस परसेंटेज को हम ऐड करेंगे। परसेंटेज अनसर्टिनिटीज़ आर टू बी एडेड। हम अब परसेंटेजेस कैलकुलेट करेंगे और उसको ऐड करेंगे। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में हमने देखा कि हम सिंपल ऐड करते थे, यहाँ पर हम परसेंटेज अनसर्टिनिटी को कैलकुलेट करके वो ऐड करेंगे। तो स्टूडेंट फॉर एग्जांपल हमारे पास यही डेटा जो है वो गिवन है कि x इज़ इक्वल टू 30.0 प्लस माइनस 0.1। अब मैं डेटा मल्टीप्लाई करूं या डेटा डिवाइड करूं, मैं इसमें पहले परसेंटेज कैलकुलेट करूंगा ताकि मैं परसेंटेज अनसर्टिनिटी जो है वो ऐड कर सकूं। तो परसेंटेज अनसर्टिनिटी इस केस के अंदर आएगी इन x इज़ इक्वल टू लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू 30.0 मल्टीप्लाई बाय 100%। तो स्टूडेंट मेरे पास अब रिज़ल्ट आएगा 0.3 या 3, लेकिन पॉइंट के बाद एक डिजिट हमारे पास लीस्ट काउंट में या एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी में आ रहा, तो हम भी एक पॉइंट तक इसको लिखेंगे, तो हमारे पास अब रिज़ल्ट आएगा 0.3%। इसी तरीके से स्टूडेंट y के जगह पे हमें गिवन था, इन केस ऑफ y हमारे पास रिज़ल्ट था 24.0 प्लस माइनस 0.1। इसमें स्टूडेंट हमारे पास परसेंटेज अनसर्टिनिटी जो है वो इन y कैलकुलेट किया जाएगा उसी तरीके से, लीस्ट काउंट 0.1 डिवाइडेड बाय रिकॉर्डेड वैल्यू या मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100%। इसका रिज़ल्ट हमारे पास आएगा 0.4%। अब स्टूडेंट आप डेटा को मल्टीप्लाई करें तो z में आपने x और y को करना है मल्टीप्लाई,
लेकिन जो इसके साथ आपने अनसर्टिनिटी लिखनी है वो परसेंटेज इन एक्स प्लस परसेंटेज अनसर्टिनिटी इन वाई, ये दोनों आपने इसके साथ फाइनल लिखने हैं। तो फाइनली जब मैं रिज़ल्ट को कंपाइल करूँगा तो मल्टीप्लिकेशन की केस में मेरे पास इन दोनों डेटा को मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा वो कुछ ऐसे आएगा कि 30.0 मल्टीप्लाई बाय 24.0 और प्लस माइनस 0.3% प्लस 0.4%, ये हम इसको फाइनल लिखेंगे। सो हमारे पास फाइनली मल्टीप्लिकेशन का रिज़ल्ट आएगा 720 प्लस माइनस 0.7%। सो स्टूडेंट, ये आपके पास एक रिज़ल्ट आया आफ्टर दी मल्टीप्लिकेशन, यानी मल्टीप्लिकेशन की केस में हम परसेंटेज अनसर्टिनिटी को ऐड करेंगे। इसी तरीके से स्टूडेंट डिवीजन करना है तो अगर आप इन दोनों डेटा को डिवाइड करेंगे तो आप 30 डिवाइडेड बाई 24 करेंगे। 30 डिवाइड बाई 24 से आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा उसको आप वंस अगेन लिखेंगे विद परसेंटेज अनसर्टिनिटी। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ डिवीजन मैं लिखूँगा जी y डिवाइडेड बाई x, इससे जो रिज़ल्ट आएगा उसमें प्लस माइनस परसेंटेज अनसर्टिनिटी इन x प्लस परसेंटेज अनसर्टिनिटी इन y। तो अगर मैं इसको फाइनली लिखूँगा तो मैं ये लिखूँगा कि z इज़ इक्वल टू 1.25 प्लस माइनस 0.7%। यानी मतलब ये है स्टूडेंट कि अगर आप डेटा को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे तो परसेंटेज अनसर्टिनिटीज़ कैलकुलेट करके वो फाइनल रिज़ल्ट में ऐड करेंगे। तीसरा केस हमारे पास बनेगा रूल्स फॉर पावर ऑफ ए फिज़िकल क्वांटिटी। फिज़िकल क्वांटिटी के लिए रूल्स हम जो है वो कैलकुलेट करेंगे, जो है वो देखेंगे रूल्स कि अगर हमारे पास कोई ऐसी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ में पावर आ जाता है तो हम उसमें कैलकुलेशन कैसे करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल रेडियस की वैल्यू हमें गिवन हो, रेडियस r इज़ इक्वल टू 1.25 विद अनसर्टिनिटी 0.01 सेंटीमीटर, और हमें ये कहा जाए कि आप एरिया कैलकुलेट कर लें इस रेडियस से। तो एरिया क्या होता है स्टूडेंट, पाई आर स्क्वायर। अब अगर आप बड़े गौर से देखें इसमें स्टूडेंट आपके पास जो आर गिवन है उसका पावर आ चुका है आर स्क्वायर। तो इसको हम कहते हैं रूल्स फॉर पावर ऑफ ए क्वांटिटी। अगर किसी फिज़िकल क्वांटिटी के पावर आ जाए तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो स्टेप में इसको सॉल्व करना है। एक तो ये है कि कैलकुलेट दी परसेंटेज अनसर्टिनिटी ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी। जो भी फिज़िकल क्वांटिटी आपको गिवन हो उसकी परसेंटेज अनसर्टिनिटी को आप कैलकुलेट कर लें। दूसरा स्टेप आपने जो करना है वो ये करना है कि मल्टीप्लाई द रिज़ल्ट, जो परसेंटेज अनसर्टिनिटी का रिज़ल्ट आया हुआ है विद द पावर ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी। जो फिज़िकल क्वांटिटी रेडियस उसका जो पावर है, अगर वो स्क्वायर है तो उसके साथ मल्टीप्लाई कर लें, वो आपके पास क्यूब है तो उसके साथ। ये दो स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहले परसेंटेज कैलकुलेट कर लें पावर जो है फिज़िकल क्वांटिटी, उसके बाद मल्टीप्लाई द रिज़ल्ट विथ पावर, फिर जो रिज़ल्ट आएगा उसको पावर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूँ जी परसेंटेज अनसर्टिनिटी इन आर। स्टूडेंट वही लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय रिकॉर्डेड वैल्यू 1.25 मल्टीप्लाई बाय 100%। इसका जब रिज़ल्ट आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका से रिज़ल्ट आएगा 0.8% रिज़ल्ट आ जाएगा। ये हो गया पहला स्टेप। स्टूडेंट्स सेकंड स्टेप में आपने क्या करना था, पावर से मल्टीप्लाई करना था। नाउ टोटल अनसर्टिनिटी जो आपके पास अब उस रेडियस के अंदर जो टोटल अनसर्टिनिटी आएगी उसमें स्टूडेंट आपके पास रिज़ल्ट कैसे निकलेगा, पावर कितना है 2,
तो 2 के साथ इस रिज़ल्ट को मल्टीप्लाई कर लेंगे 0.8%। स्टूडेंट हमारे पास रिज़ल्ट आएगा 1.6%। अब हम एरिया कैलकुलेट करेंगे और उसमें फाइनल रिज़ल्ट में यही वाली वैल्यू पुट करेंगे। फॉर एग्जांपल एरिया इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो 3.14 और आर हमारे पास जो गिवन है वो 1.25 है, तो इसका स्क्वायर। इसके साथ जब हम इसके रिज़ल्ट को देखेंगे तो हमारे पास इसका रिज़ल्ट आएगा 4.90 और प्लस माइनस। स्टूडेंट अब हम परसेंटेज अनसर्टिनिटी जो हमने कैलकुलेट किया है पावर फैक्टर के साथ, ये वाला, इसको हम जाके इसके साथ लिख लेंगे 1.6%। तो स्टूडेंट हम अगर पावर फैक्टर हमारे पास किसी फिज़िकल क्वांटिटी का आ जाए तो हम क्या करेंगे, हम उसमें परसेंटेज अनसर्टिनिटी कैलकुलेट करके पावर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये हमारे पास तीसरा रूल हो गया। स्टूडेंट रूल नंबर डी या 4, उसमें अगर हम देखेंगे ना तो हमारे पास है अनसर्टिनिटीज़ इन द एवरेज वैल्यू। हमारे पास जो एवरेज वैल्यूज़ हैं उनकी अनसर्टिनिटी को हम देखेंगे। अगर हमने किसी डेटा का एवरेज कैलकुलेट करना है, हमारे पास रिज़ल्ट्स 3-4 रिज़ल्ट्स आ गए हैं और हमें ये कहा जाता है कि आप अनसर्टिनिटी कैलकुलेट कर लें, लेकिन मीन वैल्यू में, एवरेज वैल्यू में आप अनसर्टिनिटी कैलकुलेट कर लें। तो स्टूडेंट उसमें से हम 3 स्टेप करेंगे। स्टेप नंबर 1 में हमारे पास आएगा फॉर एग्ज़ाम्पल फाइंड द एवरेज, फाइंड द मीन या फाइंड द एवरेज ऑफ गिवन डेटा। जो आपको डेटा गिवन है या जो आपको मेजर्ड वैल्यूज़ गिवन है उसमें आप जो है वो पहली मीन कैलकुलेट कर लें। पहला स्टेप ये हो जाएगा। दूसरा ये है कि फिर जो आपके पास एक रिज़ल्ट आएगा मीन का, एवरेज का, उसमें क्या करना है, फाइंड द डेविएशन। मीन्स के जो डेटा आपको गिवन है उस डेटा को मीन में से माइनस करते जाएंगे, हर एक डेटा को। तो इसको हम कहते हैं डेविएशन। तो जब डेविएशन करेंगे तो एक नया डेटा आ जाएगा फ्रॉम द एवरेज। मीन जो आपके पास एक रिज़ल्ट आया, यहाँ से एवरेज आपके पास एक आ गया, उस एवरेज में से हर एक वैल्यू को डेविएशन फाइंड आउट करनी है, हर एक की, यानी हर एक वैल्यू को माइनस करना है। और फाइनली स्टूडेंट अगर आप सी में देखेंगे तो इसका मीन कर लें। जो एक नया डेटा आ जाएगा ना उसका मीन कर लेंगे दोबारा, जिसको हम कहते हैं फाइंड द मीन ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो मीन ऑफ डेविएशन इज़ दी अनसर्टिनिटी। ये हमारे पास एक अनसर्टिनिटी का रिज़ल्ट आ जाएगा मीन वैल्यू में जो आपको गिवन है डेटा, ये उसमें अनसर्टिनिटी आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसको एक एग्जांपल के साथ देखेंगे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ डेटा इस तरह गिवन है कि R1 इज़ इक्वल टू 1.50 सेंटीमीटर, ये R1 है। R2 इज़ इक्वल टू 1.51 सेंटीमीटर और R3 गिवन है, R3 इज़ इक्वल टू 1.52 सेंटीमीटर। स्टूडेंट ये गिवन डेटा है। अब इस गिवन डेटा को हमने ऊपर स्टेप्स के अकॉर्डिंग लेके चलना है। क्या स्टेप था स्टूडेंट, मीन वैल्यू कैलकुलेट कर लें। अब मीन वैल्यू में हम क्या करेंगे, इन 3 डेटा जो गिवन है उनको ऐड करके 3 से डिवाइड कर देंगे। अगर ये 4 होते तो 4 से डिवाइड करते, 5 होते तो 5 से डिवाइड करते। जितने नंबर्स हैं उसमें से हम डिवाइड कर लेते उसको। अभी हमारे पास 3 है तो इसलिए मैं इसको 3 से डिवाइड करूँगा, तीनों को ऐड करके। तो 5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 3। स्टूडेंट जो मेरे पास रिज़ल्ट आया है वो रिज़ल्ट मेरे पास आएगा 1.51। ये मेरे पास आ जाएगा एवरेज और मीन वैल्यू। ये मीन वैल्यू आ गई है। स्टूडेंट पहला स्टेप हमारे पास कंफर्म हो गया कि फाइंड द एवरेज ऑफ मेजर्ड वैल्यू। इस मेजर्ड वैल्यू का आप एवरेज फाइंड आउट कर लें जो आपके पास ये आ गया है। अब दूसरा स्टेप था फाइंड द डेविएशन ऑफ ईच वैल्यू। हर एक वैल्यू का डेविएशन फाइंड आउट कर लें।
तो डेविएशन फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट अब मैं करूँगा आर प्राइम इन 1 इज़ इक्वल टू मीन माइनस R1। जब मैं मीन माइनस R1 करूँगा तो मेरे पास मीन का क्या है 1.51 माइनस R1 कितना है 1.50। तो स्टूडेंट इसका जो रिज़ल्ट पहला आएगा वो हमारे पास आ जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। इस तरीके से R2 का प्राइम यानी डेविएशन वैल्यू, तो मीन माइनस R2। अब मीन हमारे पास कितना है स्टूडेंट 1.51 माइनस हमारे पास सेकंड वैल्यू कितनी है, सेकंड वैल्यू हमारे पास है 1.51 सेंटीमीटर। तो रिज़ल्ट हमारे पास आ जाएगा 0 सेंटीमीटर। स्टूडेंट इस तरीके से तीसरे का भी डेविएशन फाइंड आउट कर लेंगे, मीन माइनस गिवन डेटा इन थर्ड पॉइंट। स्टूडेंट हमारे पास मीन का रिज़ल्ट आया था 1.51 माइनस अगला जो थर्ड पॉइंट पे डेटा था वो था 1.52। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट हमारे पास रिज़ल्ट आएगा 0.01 सेंटीमीटर। ये हमारे पास तीन जो है वो डेविएशन आ गए हैं। एक हमारे पास आ गया है 0.01 सेंटीमीटर, एक 0 सेंटीमीटर और एक स्टूडेंट वंस अगेन 0.01 सेंटीमीटर। ये हमारे पास था स्टूडेंट फाइंड द डेविएशन ऑफ ईच वैल्यू फ्रॉम द एवरेज। ये मैंने कर लिया। अब लास्ट स्टेप पे क्या है, द मीन डेविएशन। मतलब ये है कि ये जो तीन रिज़ल्ट्स मुझे गिवन है उसमें से एक रिज़ल्ट ये गिवन है, दूसरा रिज़ल्ट हमारे पास ये आ गया और तीसरा हमारे पास ये आ गया। इन तीनों का दोबारा एवरेज करना है तो हमारे पास जो मीन रिज़ल्ट आएगा वो स्टूडेंट कुछ इस तरह आ जाएगा कि R प्राइम इज़ इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डिवाइडेड बाई 3। तो स्टूडेंट अगर मैं इसको देखूँगा तो 0.01 सेंटीमीटर प्लस 0 सेंटीमीटर प्लस 0.01 सेंटीमीटर स्टूडेंट डिवाइडेड बाई 3 करेंगे। जब इसको 3 से डिवाइड किया मेरे पास फाइनल एक रिज़ल्ट आ जाएगा 0.0067 सेंटीमीटर, जिसको मैं राउंड ऑफ करूँगा टू द सिंगल डिजिट। जो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर हैं वो 7 तक इसको राउंड ऑफ कर लेंगे सेंटीमीटर। स्टूडेंट दिस इज़ द अनसर्टिनिटी एंड द मीन वैल्यू। ये मीन वैल्यू में अनसर्टिनिटी आ जाती हैं। तो ये तीन स्टेप्स को लेके हमने इसको सॉल्व करना होता है स्टूडेंट। सो ये हमारे पास रूल्स थे फॉर एवरेज वैल्यू। आगे स्टूडेंट हम मूव करते हैं एक फाइनल रिज़ल्ट कैलकुलेट करने के लिए। उसको हम कहते हैं अनसर्टिनिटी एंड टाइमिंग एक्सपेरिमेंट। यानी हमारे पास अगर कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसमें स्टॉप वॉच यूज़ किया, जिसमें टाइम को कैलकुलेट किया, तो उसमें हम अनसर्टिनिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अनसर्टिनिटी एंड टाइमिंग एक्सपेरिमेंट। स्टूडेंट टाइमिंग एक्सपेरिमेंट में हम बात करेंगे सिंपल पेंडुलम की, जिसमें हमने टाइम पीरियड को कैलकुलेट करना होता है। उसमें स्टूडेंट सबसे पहले हमने यानी उसमें भी हमने 2 स्टेप फॉलो करने हैं। पहला स्टेप हमने ये फॉलो करना है पॉइंट नंबर 1 पे कि हम कैलकुलेट करेंगे टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन। टाइम पीरियड ऑफ दैट फिनोमेना। फॉर एग्जांपल मैस स्प्रिंग सिस्टम है, सिंपल पेंडुलम है, कोई भी हमारे पास ऑसिलेशन है उसका हम कैलकुलेट करेंगे टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड क्या होता है स्टूडेंट, टोटल टाइम ऑफ वाइब्रेशन, टाइम ऑफ मल्टीपल वाइब्रेशन जितनी भी है, 10 है, 20 है, 25 है, टाइम ऑफ मल्टीपल वाइब्रेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, कि हमने उसको कितनी वाइब्रेशंस दी थी और उसमें टोटल कितना टाइम लगा। ये हम स्टूडेंट कैलकुलेट कर लेंगे, हमारे पास आ जाएगा T। अब अनसर्टिनिटी कैलकुलेट करनी है सेकंड स्टेप में। तो अनसर्टिनिटी एंड टाइमिंग एक्सपेरिमेंट, तो अनसर्टिनिटी इन दैट टाइम वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स को हम कहेंगे डेल्टा T। तो डेल्टा T हमारे पास अब आ जाएगा डेल्टा T इज़ इक्वल टू स्टूडेंट वही होगा लीस्ट काउंट, जैसे अभी हम ऊपर करते आ रहे हैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। तो ये हमारे पास डेल्टा T आ जाता है, जिसको हम अनसर्टिनिटी कहते हैं इन टाइम पीरियड। अब एक एग्जांपल से उसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। फॉर एग्जांपल हमारे पास टोटल टाइम जो कैलकुलेट हुआ
वो हमारे पास है टाइम इज़ इक्वल टू 35.2 सेकेंड्स, ये टोटल टाइम। और उसमें जो स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट हमारे पास आया वो हमारे पास 0.1 सेकेंड है। जिस स्टॉप वॉच को हमने यूज़ किया ये उसका लीस्ट काउंट है। सो हम इसको फाइनली लिखेंगे कि टाइम हमारे पास आया हुआ है 35.2 प्लस माइनस 0.1 सेकेंड। इसको हम कहते हैं कि अब हमारे पास इस एक्सपेरिमेंट का रिज़ल्ट है। स्टूडेंट दोनों स्टेप को ज़रा फॉलो करेंगे प्लीज़। सबसे पहले आप टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे, उसमें हमारे पास जब आएगा टाइम पीरियड, सो टाइम इज़ इक्वल टू टाइम ऑफ वाइब्रेशंस कितना था 35.2 और टोटल नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस हमारे पास कितने आए थे स्टूडेंट 20 वाइब्रेशंस के लिए हमने ये किया हुआ है। तो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा 1.76 सेकेंड्स, यानी ये वो टाइम है जो एक ऑसिलेशन में चाहिए। इस तरीके से स्टूडेंट डेल्टा टी फाइंड आउट कर लें, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन 20 है, तो स्टूडेंट हमारे पास रिज़ल्ट आएगा 0.005 सेकेंड, ये आ जाएगा। अब फाइनल रिज़ल्ट को लिखा जाएगा टी प्लस डेल्टा टी, तो फाइनल रिज़ल्ट में हम लिखेंगे 1.76 प्लस माइनस 0.05 सेकेंड। तो इसको हम कहते हैं अनसर्टिनिटी इन टाइमिंग एक्सपेरिमेंट, कि अगर हमारे पास ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट है कि जिसमें टाइम पीरियड हमारे पास आ रहा तो उसमें हम अनसर्टिनिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो दिस वाज द टॉपिक फॉर टुडे, विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।